हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी के टॉप ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चाहे आप बीपीएससी 3.0 की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट 2024 का। तो आज का जो क्वेश्चन है उसका लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, क्योंकि हमने अभी तक इजी मॉडरेट क्वेश्चन हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया है। आज के प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज मिलेगा, थोड़ा सा हाई लेवल का होगा। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा सारे क्वेश्चन को आंसर देने का। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप साइकोलॉजी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के पास बेहतरीन मौका है, क्योंकि आपके पास अभी भी प्रॉपर टाइम है एग्जाम की तैयारी करने के लिए। क्योंकि आपका एग्जाम का डेट जो है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि आपका पेपर जो है आपके मई तक हो सकता है। तो आपके पास प्रॉपर टाइम है, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट प्लस थ्योरी प्लस एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और 12 क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है सिर्फ 300 में, जिसमें आपको 2500 प्लस क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जा रहा है, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जो छात्र अध्ययन में जितना अधिक मेहनत करता है, परीक्षा में उसके उतने ही अधिक मार्क्स आते हैं। ये कथन क्या दर्शाता है? आपने देखा होगा, आप भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जितना आप मेहनत करोगे, जो आपका रिजल्ट आएगा, आपका मेहनत उसमें दिखेगा। जो बच्चे बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट क्या आएगा उनको भी नहीं पता। लेकिन अगर आप 100% अपना दे रहे हो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो आपका रिजल्ट 100% आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो आपको बताना है कि ऐसा कथन क्या दर्शाता है। यह सहसंभात्मक विधि है, कोरिलेशन मेथड है, या ऑप्शन बी है प्राकृतिक प्रेक्षण विधि, या ऑप्शन सी संरचित प्रेक्षण विधि, या ऑप्शन डी सहभागी प्रेक्षण विधि। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसको कहा जाता है कोरिलेशन मेथड। मतलब अगर आप 100% दे रहे हो तो आपका 100% रिजल्ट आएगा, मतलब उसका रिलेशन निकलता है, जिसको हम कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। और ध्यान रखिएगा, ये आपके 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य। अगर आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो तो आपका रिजल्ट प्लस आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, सिर्फ़ आप वीडियो देख रहे हो, कुछ भी अपना अलग से एफर्ट नहीं दे रहे हो, आपके पास नोट्स नहीं है, आपके पास बुक नहीं है, तो आप बस सिर्फ़ वीडियो देखकर आपका काम नहीं चलने वाला। तो अगर आप थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर आप सिर्फ़ कुछ नहीं कर रहे हो, बस आपको एग्ज़ाम देखकर बैठ के चले आना है, तो आपका जो मार्क्स आएगा वो नेगेटिव में आएगा। और शून्य कब होगा? जो आप पेपर फॉर्म फिल कर दिए और एग्ज़ाम के टाइम आपने एग्ज़ाम देने गए ही नहीं, तो आपका शून्य ससंबद्ध बन जाएगा। तो आप याद रखिएगा, कोरिलेशन आपके 3 प्रकार के होते हैं, पहला पॉजिटिव, नेगेटिव और तीसरा शून्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। सेकंड क्वेश्चन है, सुई में धागा डालना अथवा साइकिल की सवारी करना संभव नहीं है। सपोज़ करो आप तैयारी कर रहे हो बीपीएससी टीचर का, ठीक है? और आप जाकर फॉर्म फिल कर दिए रेलवे का। तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि बीपीएससी का सिलेबस अलग है, स्पेशली बीपीएससी टीचर का, और आपका रेलवे का सिलेबस काफ़ी डिफरेंट है। तो वही मतलब हो गया सुई में धागा डालना और साइकिल की सवारी करना, क्योंकि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो आपको बताना है कि सवारी संभव है कि नहीं है। पहला ऑप्शन है विथ फॉर्म प्रिसिपेशन, रूप प्रतिचक्रण के साथ, रूप प्रतिचक्रण के बिना, गहराई पृथक्करण के बिना, या ऑप्शन डी गहराई के साथ। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विदाउट डेप्थ रिसेप्शन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली आपकी बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि कॉल युग के अनुसार सामूहिक अवचेतन एक ऐसा काल्पनिक भंडार है जो निम्नलिखित से प्राप्त होता है। सबसे पहले मैंने काल युग के बारे में बहुत सारे ऐसे मैंने फैक्ट्स पहले भी बता चुका हूँ, और याद रखना कि कार्ल जूंग जो थे वो आपके स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक माने जाते हैं, जिनका जन्म 26 जुलाई 1875 में इनका जन्म हुआ था। सबसे पहले आपके सिगमंड फ्रॉइड के साथ ये पहले काम करते थे। मनोविश्लेषण जो आपके सिगमंड फ्रॉइड का जो मनोवैज्ञानिक था, जिनका सिद्धांत था, उनके साथ दोनों ने मिलकर अपना काम स्टार्ट किया था। बाद में कार्ल जूंग आपके फ्रॉइड साहब से अलग होकर अपना एक अलग सिद्धांत दिए। ठीक है, याद रखना,
जो कि आपके जुगियन मनोविज्ञान या जिसे विश्लेषणात्मक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। पहले किसके साथ काम करते थे? तो सिगमंड फ्रॉइड के साथ काम करते थे। सिगमंड फ्रॉइड से अलग होकर इन्होंने अपना एक अलग सिद्धांत दिया जिसे हम जुगियन अपने नाम पे जुगियन सिद्धांत जिसे बाद में विश्लेषणात्मक जिसे आप एस एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, उसका सिद्धांत दिया, ठीक है? इनका सिद्धांत था जुगियन सिद्धांत जो कि आपके फ्रॉइड साहब से अलग होकर इन्होंने अपना अलग सिद्धांत दिया था, जिसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला व्यक्तिगत अचेतन, दूसरा सामूहिक अचेतन और तीसरा अहंकार। और इसी से मिलते-जुलते आपके सिगमंड फ्रॉइड का भी चेतना के प्रकार बताए थे, जिसे जीके ईगो और सुपर ईगो, जिसे आप चेतन, अग्रचेतन और सुपर ईगो चेतन के नाम से जानते हैं। तो इनका मिलता-जुलता नाम है आपके सिगमंड फ्रॉइड से। तो इस ये कुछ फैक्ट्स थे आपके कॉल यूँ के, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, हमारे पूर्वजों के वैश्विक अनुभव। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देख भी सकते हैं आप, अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट है, अगर आपने नोट्स लिया होगा, तो मैंने ऑलरेडी ये नोट्स आपको सेंड किया है, जो कि प्रैक्टिस सेट में जो आपको 2500 प्लस क्वेश्चन आपको 300 जो कॉम्बो जिन्होंने लिया हुआ है, ये प्रैक्टिस सेट उनको पहले से शेयर कर दिया गया है। अगर आपको नहीं मिला है, तो आप मुझे आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको ये प्रैक्टिस सेट जो है आपको शेयर कर दिया जाएगा, अगर जिनको नहीं मिला है। ठीक है? तो यहाँ पर आप जिनके पास प्रैक्टिस सेट है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर ज़रूर रख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार मानवीय व्यवहार किससे संचालित होता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, और मैंने कई बार आपको बता भी चुका हूँ कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत आपके अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, ठीक है? नाम याद रखना, अल्बर्ट बंडूरा। कौन-सा सिद्धांत दिया था? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या था? तो याद रखिएगा, अल्बर्ट बंडूरा ने पहले बेबी डॉल पे प्रयोग किया था, और बेबी डॉल के प्रयोग से जो सामाजिक अधिगम मॉडल प्रस्तुत किया, 3 बच्चे 4 बच्चों को बैठाकर एक डॉल को प्रस्तुत किया, एक व्यवहार वाला व्यवहार, एक गुस्से वाला व्यवहार, 3 तरह का व्यवहार दिखाया, और बच्चे जो देखते हैं, बच्चे वही सीखते हैं, अनुकरण करते हैं। ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत में बंडूरा साहब ने बताया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको सामाजिक अधिगम सिद्धांत समझ आ चुका होगा, ठीक है? तो आपको बताना है कि इसके व्यवहार किससे संचालित होता है, आपको ये बताना है। इंटरनल फोर्सेस से, एक्सटर्नल से, एंटीसिपेटेड से, या ऑप्शन डी इक्वल कॉन्सेक्वेंस से। अगर आसान क्वेश्चन होता तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन देखने को नहीं मिलते, क्योंकि आपने सामाजिक अधिगम सिद्धांत से पहले भी क्वेश्चन किए हैं। आपने इतना मॉडरेट लेवल का, हाई लेवल का क्वेश्चन पहले नहीं देखा होगा। इसमें आपको कन्फ्यूज़ हो सकता है कि इसमें क्या राइट आंसर होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ईज़ी और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन करा चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा हमने प्रैक्टिस भी कर लिया है। तो थोड़ा बहुत मेबी एग्ज़ाम में कोई हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश की जा रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंटीसिप्टेड, ठीक है? यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ सकते हो, आपको यहाँ पर दिया भी गया है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत बंडूरा साहब ने दिया था, जो कि मैंने आपको बता दिया। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को व्यवहार प्रत्याशित परिणाम से अत्यधिक प्रभावित होता है। इसको बंडूरा का अनुकरण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण का सिद्धांत भी कहते हैं। मतलब हम एक दूसरे को, जो सामने बोलता है इंसान, जो हम सामने देखते हैं, उसका हम अनुकरण करते हैं, जो कि आपके सामाजिक अधिगम सिद्धांत में बंडूरा ने बताया था, जिसको हम प्रत्याशित परिणाम के नाम से भी जानते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंतरिक और बाहरी परिवेश के प्रभावों एवं इमोशन के संतुलित होने के सामान्य और असामान्य व्यवहार का अधिकरण एक ही प्रकार से होता है, ये किसका मत है? कौन-सा सिद्धांत का मत है? जैसे कि आपने देखा होगा व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, चिकित्सीय, मानवतावादी, ये जो आपके सिद्धांतकार हैं, जो थ्योरिस्ट हैं, वे किसके थ्योरी से मैच करता है आपका स्टेटमेंट, आपको ये बताना है। तो याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, व्यवहारवादी प्रतिमान, जो कि आपके वाटसन, स्किनर, थॉर्नडाइक, ये सब आपके व्यवहारवादी सिद्धांतकार माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा।
अगर आप डिटेल में पढ़ते हो तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि असामान्यता का व्यवहारवादी प्रतिमान का ये मानना था कि हर सामान्य अथवा असामान्य व्यवहार एक प्रकार से सीखते हैं। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर डिटेल में पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। जो फैक्ट्स हैं, जो क्वेश्चन से, जो बेसिक लैंग्वेज में जो फैक्ट्स हैं, मैं आपको बताता चलूँगा। और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी काम चला सकते हो। अगर आपके पास पैसे की प्रॉब्लम है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि प्रयोगकर्ता एवं प्रयोज्य दोनों ही प्रायोगिक एवं नियंत्रित समूह के बारे में अवगत नहीं है तो उसे क्या कहे जाएंगे? मतलब कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है और सब्जेक्ट दोनों है, जो कि आप एक्सपेरिमेंटल से कोई अनजान है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है परिकल्पना जांच, एकल अंध अध्ययन, रैंडम स्टडी, या ऑप्शन डी है डबल ब्लाइंड स्टडी। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं क्वेश्चन आपको समझाऊँ, तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आपका बीपीएससी एग्ज़ाम है, ठीक है? अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम है, आपको नहीं पता कि सिलेबस क्या है। अगर सिर्फ़ आपने फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फिल करने के बाद ना आपने बीपीएससी का कभी सिलेबस देखा, ना आपका जो पेपर है उसका क्वेश्चन कभी देखा, सिर्फ़ आपने फॉर्म फिल कर दिया और आप एग्ज़ाम में बैठ गए। एग्ज़ाम में बैठ गए और जो मन किया उस ऑप्शन को टिक आउट करके चले आए, और आपका स्कोर ऐसा आया जो कि एक रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उस एग्ज़ाम को देने का, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो आप कभी भी क्वालीफ़ाई भी नहीं कर सकते हो। तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको डबल ब्लाइंड स्टडी कहा जाएगा, जो कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था उस एग्ज़ाम में बैठने का, सिर्फ़ आपने फ़ॉर्म फिल कर दिया और अपना पैसा वेस्ट करके घर पे चले आए और घर पे आराम कर रहे थे। तो उसको कहा जाता है डबल ब्लाइंड स्टडी। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको थोड़ा बहुत पता भी होगा एनसीएफ के बारे में। आपको बताना है कि प्रत्येक स्कूल के चरण में परामर्श और निर्देशन की मार्गदर्शिका डैश में दी गई है। मतलब जो आपका गाइडलाइंस है स्कूल को लेकर, उसकी काउंसलिंग हो चाहे गाइडेंस हो, स्कूल के जो स्टेजेस हैं वो किसके कौन से एनसीएफ में दिया गया है, आपको ये बताना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर दिया भी गया है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा कहते हैं। एनसीएफ कितने तरह के होते हैं? तो एनसीएफ आपके 4 प्रकार के हैं, मतलब 4 स्टेज है, 4 बार आपका एनसीएफ आया है भारत में। ठीक है? कौन-कौन से? तो एनसीएफ 1975, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एनसीएफ 1975, 1988, फिर 2000 में आया, फिर आपका लास्ट में 2005 में आया। टोटल 4 बार आपका एनसीएफ आ चुका है आपके इंडिया में। ठीक है? अभी जो हम फ़ॉलो करते हैं वो एनसीएफ 2005 को हम फ़ॉलो करते हैं। तो आपको ये बताना है कि एनसीएफ जो आपके प्रत्येक स्कूल के जो गाइडलाइंस है वो किस एनसीएफ में दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में आपके स्कूल के गाइडलाइंस और काउंसलिंग के बारे में डिटेल में आपको समझाया गया है। एक और सवाल पूछा जाता है कि एनसीएफ का कार्य क्या होता है? तो एनसीएफ आपके पूरे भारत के स्कूल में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण के एक दिशा निर्देश का प्रदान करता है एनसीएफ 2005। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा। यहाँ पर लिखा भी गया है कि प्रत्येक स्कूल के चरण में परामर्श और निर्देशन की मार्गदर्शिका राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एनसीएफ 2005 में दी गई है। आप इसे डिटेल में देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रमेश अतिगति रमेश अतिगति सीमा से गाड़ी चलाते हुए 3 बार पकड़ा गया। अदालत के द्वारा दिए गए 2 विकल्पों में उसने गाड़ी चलाने की अनुज्ञप्ति से वंचित होने के लिए अपेक्षाकृत गाड़ी चलाने को कक्षा में जाने का विकल्प चुना। ये एक किसका उदाहरण है? पॉजिटिव पनिशमेंट का, पॉजिटिव रिफोर्समेंट, नेगेटिव रिफोर्समेंट, या ऑप्शन डी है नेगेटिव पनिशमेंट। ये सवाल आपके झारखंड पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है, आपके साइकोलॉजी पेपर 2 का। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, नेगेटिव रिफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में किसका अध्ययन आक्रामक व्यवहार के कारण रूप में नहीं किया गया है? आपको बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ नॉट स्टडीज एज एग्रेसिव बिहेवियर, मतलब एग्रेसिव बिहेवियर के अंदर कौन सा इन 4 ऑप्शन में ऑप्शन काउंट नहीं होता है? भांग,
फ्रस्ट्रेशन, पीड़ा या ऑप्शन डी है आपका अल्कोहल। तो अगर आपका फ्रस्ट्रेशन है तो आप एग्रेसिव बिहेवियर करोगे। अगर आप दर्द में हो तो दर्द में अगर कोई ऐसा कोई बात बोल दे तो आपको गुस्सा जल्दी आता है और जिन्होंने अल्कोहल पिया हो उनको भी ज़्यादा एग्रेसिव मोड में रहते हैं। लेकिन जो आपका भांग है, भांग जो है आपका जो लिखा हुआ भांग का मतलब क्या हुआ कैनबिस, ठीक है? यहाँ पर कैनबिस की बात की जा रही है जो कि आपके फ्रस्ट्रेशन से और आपके एग्रेसिव बिहेवियर से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो आपका कैनबिस होता है वो नेटल परिवार का सदस्य माना जाता है, जो कि सादियों सदियों से दुनिया भर में जंगल में पाए जाते हैं। इसका प्रयोग रस्सी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा जो रस्सी के वस्त्र बनते हैं उसमें इसका प्रयोग होता है आपका भांग का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए होगा क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया था। यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 है, शारीरिक अंगों को परस्पर और जमीन के स्थान निर्धारण संवेद को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वेस्टिबुलर इमोशन, गंध सेंस, काइनेस्टिक संवेदना या ऑप्शन डी है दृष्टि संवेदना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सी क्यों होगा? याद रखना काइनेस्टिक जो होता है, काइनेस्टिक मतलब क्या होता है? काइनेस्टिक मतलब आपके जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, सब एक दूसरे को रिलेट करते हैं और आपसे पूछा भी जा रहा है कि बॉडी पार्ट्स इन रिलेशन टू ग्राउंड एंड ईच अदर इज कॉल्ड। तो जो आपकी फुल बॉडी है, फुल बॉडी को हम काइनेस्टिक सेंस बोलते हैं, मतलब उसमें सारे सेंस आपके आ जाते हैं। और आपसे पूछा भी जा रहा है जब आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसके कार्य के आधार पर बुद्धि का कारक सिद्धांत उपगम विकसित हुआ उसे कौन से सिद्धांत कहते हैं? तो मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ फैक्टर थ्योरी के बारे में जिसे हम स्पीयरमैन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने दो सिद्धांत दिए थे आपका जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है, जिसे हम जीएस भी बोल सकते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ल्स स्पीयरमैन के कार्य के आधार पर बुद्धि के कारक सिद्धांत विकास हुआ। स्पीयरमैन ने कहा था कि बुद्धि के 2 प्रकार होती है, जिसे जनरल और दूसरा आपका स्पेसिफिक कहा जाता है। तो इसे याद रखना ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। थोड़ा-सा क्वेश्चन लैंग्वेज थोड़ा-सा लेंथी है, आप इसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो लैंग्वेज को आप आसानी से समझ सकते हो, जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हो, तो आप आसानी से क्वेश्चन को समझ सकते हो। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्मृति तंत्र द्वारा प्रक्रियात्मक किए जा सकने वाला संवेदनात्मक आगत के रूपांतर को और रूप को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कूटवाचन, कूट संकेतन, संचयन या ऑप्शन डी है पुनः मतलब जो आपका सेंसरी जो मोटर है, जो आपका सेंस है, सेंस को जो आप प्रोसीड करते हो मेमोरी सिस्टम में, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम एन्कोडिंग कहते हैं, मतलब कूट संकेतन। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यावसायिक निर्देशन और व्यावसायिक परामर्श को क्या डिफरेंट होता है? मतलब जो आपका वोकेशनल गाइडेंस होता है और वोकेशनल काउंसलिंग में क्या अंतर है? अगर आपने किसी का काउंसलिंग किया हो या किसी को गाइड किया हो, तो आप अच्छे से समझ सकते हो गाइडेंस में और काउंसलिंग में क्या अंतर होता है। सिमिलर इन नेचर, स्वरूप में भिन्न होते हैं, स्व खोज के साधन होते हैं या ऑप्शन डी स्वरूप में भी समान और भिन्न में भी। अगर कोई लड़का ऐसा कोई लड़का है जो पहली बार किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन कराना चाहता है, तो उसको सबसे पहले गाइडेंस दी जाती है और उसके बाद उसका काउंसलिंग किया जाता है। दोनों में जो मेजर डिफरेंट होता है वो आपका डिस्टिंक्ट इन नेचर होता है, मतलब स्वरूप में भिन्न होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि व्यावसायिक निर्देशन और व्यावसायिक परामर्श स्वरूप में डिफरेंट होते हैं। व्यावसायिक निर्देशन सामूहिक रूप से एक समूह है जो कि लोगों को दिया जाता है, मतलब गाइडेंस दिया जाता है कि अगर आप कोई भी आपसे किसी चीज़ की, जैसे कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये स्टेट पेपर कैसे क्वालिफाई करें, तो कोई आपको गाइड कर सकता है जिसको हम एक समूह के रूप में लोगों को देते हैं। परंतु जो आपका गाइडेंस जो काउंसलिंग होता है वो किसी एक द्वारा दिया जाता है, मतलब आपके कैरियर को लेकर काउंसलिंग किया जाता है, जो कि अगर आप किसी स्कूल में एडमिशन कराने जाते हो, तो आपका काउंसलिंग किया जाता है कि आप किस क्लास के लिए आप परफेक्ट हो। आपका 5 क्लास में एग्ज़ाम आपका एडमिशन हो सकता है या आपका 6 क्लास में एडमिशन हो सकता है। आपकी नॉलेज आपकी काउंसलिंग की जाती है कि आपका
बुद्धि कितना काम कर रहा है, आपका कितना नॉलेज है, उसको कहा जाता है काउंसलिंग। उम्मीद करता हूँ आपको गाइडेंस और काउंसलिंग में अंतर समझ आ रहा होगा। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनोविज्ञान के किस क्षेत्र में अपराध पीड़ितों और गवाहों को स्मृति योग्यता का अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है समाज मनोविज्ञान, कम्युनिटी साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी या ऑप्शन डी है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। बात की जाए अगर आपके अपराध पीड़ितों और गवाहों को ये सब कुछ आपके कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर होता है। कॉग्निटिव के अंदर क्यों होता है? क्योंकि कॉग्निटिव जो होता है आपके इसमें दिमाग लगाना, दिमाग का काम, अचेतन का सबसे ज़्यादा रोल होता है आपके कॉग्निटिव में। सोशल साइकोलॉजी में कोई भी अपराध या चीज़ इसके बारे में ज़िक्र नहीं की गई है। आपने कितने भी सोशल साइकोलॉजी पढ़े होंगे, तो उसमें समाज के बारे में अनुकरण करना, समाज के बारे में काम करना, ये सब कुछ उसमें बात की जाती है। ठीक है? लेकिन जब भी बात की जाए किसी को विक्टिम किसी अपराध या किसी को मतलब दिमाग लगाने वाला कोई कार्य करना, तो ये सब कुछ आपके कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है सिलेक्शन इंटरव्यू। मतलब जो आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू से क्या होता है? पहला ऑप्शन है साक्षात्कारकर्ता की व्यक्तित्व में अभिव्यक्ति होती है, साक्षात्कारकर्ता के लचीलेपन की अभिव्यक्ति होती है, साक्षात्कार परिस्थिति में गैर गोलाकार अभिव्यक्ति है या ऑप्शन डी एक उद्देश्य के साथ एक संप्रेषण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए डी होगा कन्वर्जन विथ ए पर्पज। मतलब क्या हुआ इसका कन्वर्जन विथ ए पर्पज? मतलब हुआ कि आपका जब इंटरव्यू लिया जा रहा है तो एक पर्पज से लिया जा रहा है कि आपको जिस काम के लिए आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है आप उसमें परफेक्ट हो या नहीं हो। उसमें कोई भी आपकी व्यक्तित्व के अभिव्यक्ति के बारे में कोई मतलब नहीं है, आपकी अभिव्यक्ति इंटरव्यू में कोई मतलब नहीं पूछा जाता। ना कि आपके लचीलापन देखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जिस काम के लिए आपको रखा जा रहा है इंटरव्यू, जिस काम के लिए आपको लिया जा रहा है, उस काम के लिए आप परफेक्ट हो कि नहीं हो, इसमें कन्वर्जन विथ अ पर्पज़। पर्पज़ मतलब हुआ कि जिस काम के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है, उस काम के लिए आप परफेक्ट हो कि नहीं हो। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जो कि आपके इन 4 ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेमोरी का कौन-सा सिद्धांत कार्यालय फ़ाइल पद्धति के समान है? पहला ऑप्शन है कॉग्निटिव व्यू ऑफ मेमोरी, बिहेवियर व्यू ऑफ मेमोरी, न्यूरोलॉजिकल व्यू ऑफ मेमोरी या ऑप्शन डी है सोशल व्यू ऑफ मेमोरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जब भी बात आए मेमोरी की, दिमाग लगाने की, तो सब कुछ आपके कॉग्निटिव व्यू के अंदर आएगा। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हृदय धमनी रोग डैश से संबंधित है। मैंने पहले भी आपके प्रैक्टिस सेट जब मैंने साइकोलॉजी में कराया था, तो आपके सारे टाइप के डी बिहेवियर, सी बिहेवियर, बी बिहेवियर, ए बिहेवियर सब मैंने डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ। आप जाकर पहले का जितना भी प्रैक्टिस सेट है, चाहे आपका एनसीईआरटी हो, स्पेशली एनसीईआरटी आप लोग हर कोई इसे कंप्लीट कर लेना। जो भी मैंने एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 का चैप्टर वाइज़ एमसीक्यू मैंने करा चुका हूँ, उस वीडियो को कभी बिल्कुल मिस मत करना। उस वीडियो को प्रॉपर आप ध्यान से देखना और उससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन का डिटेल मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको डिटेल में बता चुका हूँ। तो सारे वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लेना। सबका वीडियो एक प्लेलिस्ट में मैंने बना रखा हुआ है, जाकर आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो आपका ए बिहेवियर है वो आपके हार्ट डिजीज़ से संबंधित है। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हो एक व्यक्तित्व व्यवहार करने वाले व्यक्तियों में हृदय रोग होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। हृदय रोग, नलिका रोग ऐसे रोग का एक समूह है जो कि हृदय और नलिकाओं को ग्रस्त करता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इसे याद रखना, ये प्रकार के आपके जिसमें हार्ट डिजीज सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, घटना प्रदर्शन निम्नलिखित की क्या विशेषता है? पहला ऑप्शन है अर्थ परीक्षण, केस अध्ययन, प्रेक्षण या ऑप्शन डी है साक्षात्कार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा ऑब्जर्वेशन।
क्वेश्चन नंबर 19 है, जब किसी व्यक्ति को 2 प्रतिरोधी धमकियों, भय या परिस्थितियों के बीच सामना करना पड़ता है, तो उसी कौन-सी सिचुएशन होती है? पहला ऑप्शन है परियार पर्यायहीन आगमन, या ऑप्शन सी है आगमन परिहार, या ऑप्शन डी है मल्टीपल अप्रोच अबंडेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्टूडेंट की अनुक्रिया पर परीक्षणकर्ता की प्रत्याशा का प्रभाव क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है आत्म परिपूर्ण भविष्यवाणी, सामान्य प्रेरणात्मक प्रतिपुष्टि। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सिर्फ आत्म परिपूर्ण भविष्यवाणी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में मनोविज्ञान की कौन सी विशेषता विकारों का निदान और चिकित्सा से निपटती है? पहला ऑप्शन है विकासात्मक, नैदानिक, व्यक्तित्व, या ऑप्शन डी है एक्सपेरिमेंटल। इस क्वेश्चन को ध्यान से रखना, ठीक है, सवाल आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में टोटल हम 21 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का क्वेश्चन थोड़ा-सा आपको हाई लगा होगा, तो बस क्वेश्चन को देखकर भागना मत, ठीक है, क्योंकि हमने ईज़ी और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया है और हमने हर तरह का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, चाहे वो ईज़ी हो, चाहे आपका मॉडरेट हो, चाहे आपका हाई हो। हमें हर प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि कोई नहीं जानता आपके एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। इसलिए आप अपने तरफ से हर क्वेश्चन को सॉल्व करके हर तरह से अपने आप को तैयार रखो। कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाओ। इतनी अपने अंदर एक कैपेबिलिटी बना कर रखो। चाहे क्वेश्चन जैसा भी हो, आपको कोई क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हो, नोट्स लेने के लिए सिर्फ़ आपको 300 पेमेंट करना होगा। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, जितने भी आपके यूट्यूब पे वीडियो आएँगे, सारे वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा। उम्मीद अगर मेरे तरफ से आपको इतना क्वेश्चन, इतना सब कुछ मिल जाएगा, जितना आप एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर, आपका चाहे स्टेट हो, चाहे बीपीएससी हो, दोनों के लिए इतना नोट्स आपको मिल जाएगा कि आप कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हो, तो आसानी से आप पेपर क्वालीफाई कर जाओगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा चिंता मुझे है आपके एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि जो भी आपके सिलेबस में दिया है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब कुछ आपको कराने की कोशिश की जाती है। तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत सारे बच्चे अभी तक ले चुके हैं और इतनी कम रेट में दिया जा रहा है, जो कि आपके पॉकेट मनी, आपके डेली के खर्चे से काफ़ी कम रेट में है। तो लेने के लिए इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।